नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। वाराणसी जिला कोर्ट ने सोमवार को ज्ञानवापी मामले में सुनवाई स्थगित कर दी और कहा कि वो 12 जुलाई को फिर से शुरू करेगी। मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने सोमवार को सुनवाई के दौरान दलीलें पेश की। मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय नाथ यादव ने वाराणसी की अदालत में 51 में से 47 दलीलें पेश की। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में हिंदू पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा, मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें दी हैं। सभी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख 12 जुलाई रखी गई। वाराणसी जिला कोर्ट ने सोमवार के दिन में पहले सुनवाई शुरू की, जिसमें मस्जिद प्रबंधन समिति की दलीलें सुनवाई के लिए चुनौती दी गई, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हिंदू देवताओं की पूजा करने की अनुमति देने की याचिका दायर की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में फिर से सेंध लगने का मामला सामने आया है। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर के पास काले गुब्बारे उड़ते हुए देखे गए। ये आम प्रोटोकॉल है कि प्रधानमंत्री के दौरे वाली या उसके आसपास की जगह पर कुछ भी संदिग्ध चीजें नहीं होनी चाहिए। इससे पहले हाल ही में पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला तब सामने आया था जब कथित तौर पर किसानों के प्रदर्शन के कारण एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला काफी देर तक रुका रहा। ताज़ा मामला आंध्र प्रदेश का है। कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर के आसपास काले गुब्बारे उड़ते हुए दिखे। ये गुब्बारे कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों ने छोड़े थे। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर विजयवाड़ा में उड़ान भर रहा था तो गुब्बारे छोड़े जा रहे थे। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रहे थे और उन्होंने ही काले गुब्बारे छोड़े। इस मामले में 4 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार को बहुमत परीक्षण पास करने के बाद एकनाथ शिंदे विधानसभा में भाषण देते वक्त भावुक हो गए। इसके साथ ही शिंदे ने उद्धव ठाकरे गुट के लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वो 50 से ज़्यादा विधायकों के साथ मुंबई से बाहर चले गए थे तो लोग उन्हें गद्दार तक की उपाधि दे रहे थे, लेकिन मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि मैंने हिंदुत्व के लिए ठाकरे सरकार का साथ छोड़ा। शिंदे ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 2.5 साल में मेरे मनोबल को काफ़ी तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मैं हिंदुत्व के मुद्दे से पीछे नहीं हटा और हमने ऐसी पार्टी के साथ सरकार बनाई है जिसने हिंदुत्व का साथ कभी नहीं छोड़ा। शिंदे ने कहा कि वो हिंदुत्व के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र की विधानसभा में एकनाथ शिंदे सरकार को 164 विधायकों का समर्थन मिला, जबकि महाविकास आघाड़ी सरकार के पक्ष में 99 विधायकों ने वोटिंग की। उद्धव ठाकरे गुट के विधायक संतोष बांगड़ और बहुजन विकास आघाड़ी ने भी बीजेपी एकनाथ शिंदे सरकार के समर्थन में वोटिंग की। इससे पहले रविवार को हुए स्पीकर के चुनाव में बीजेपी एकनाथ शिंदे के गुट को आसान जीत मिली थी। स्पीकर के चुनाव में शिवसेना के उम्मीदवार राजन साल्वी को सिर्फ 107 वोट मिले, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर को 164 वोट मिले थे। सोमवार को महाराष्ट्र की विधानसभा में विश्वास मत पर वोटिंग के दौरान राजनीतिक का खेल दिखा। हुआ यूं कि शिवसेना के विधायक संतोष बांगड़ का कुछ दिन पहले ही एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो शिव सैनिकों के बीच रोते हुए और उद्धव ठाकरे का जोरदार समर्थन करते हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे के प्रति अपनी निष्ठा का दावा किया था और एकनाथ शिंदे से वापस लौटने के लिए कहा था। बांगड़ ने बाला साहेब ठाकरे, उद्धव जी ठाकरे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं का नारा लगाया था और इस दौरान उनके साथ मौजूद शिव सैनिकों ने भी नारेबाजी की थी। लेकिन सोमवार को विश्वास मत के दौरान उन्होंने एकनाथ शिंदे के हक में वोट डाल दिया। जब उन्होंने ऐसा किया तो इस दौरान विपक्ष की ओर से हूटिंग भी की गई। शिवसेना के एक और विधायक श्याम सुंदर शिंदे ने भी पाला बदल लिया और एकनाथ शिंदे सरकार के पक्ष में वोट डाल दिया। दिल्ली विधानसभा में सोमवार को विधायकों का वेतन बढ़ाने वाला बिल पारित कर दिया गया। इस नए प्रस्ताव के अनुसार अब दिल्ली के विधायकों को सैलरी के रूप में हर महीने 12,000 की जगह 30,000 रुपये मिलेंगे और बाकी अन्य भत्तों को जोड़कर विधायकों को कुल 90,000 रुपये मिला करेंगे, जो पहले 54,000 थे। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद ये बिल लागू हो जाएंगे। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि सीसीपीए ने एक राहत भरी घोषणा की है। सीसीपीए ने रेस्टोरेंट और होटलों में सर्विस चार्ज को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की। अब आपके बिल में सर्विस चार्ज लगकर नहीं आएगा। गाइडलाइंस के मुताबिक अब से कोई भी रेस्टोरेंट और होटल अपने ग्राहकों को सेवा देने के बदले जबरन सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते। दिशा निर्देशों के मुताबिक सर्विस चार्ज देना या ना देना ग्राहक पर निर्भर करेगा। रेस्टोरेंट इसके लिए किसी भी तरीके से ग्राहकों को बाध्य नहीं कर सकता है। डीएमके सांसद ए राजा के बयान का मामला तूल पकड़ गया है। सांसद ए राजा ने रविवार को तमिलनाडु के सीएम स्टैलिन की मौजूदगी में अलग तमिलनाडु की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के सीएम स्टैलिन अन्नादुराई बनना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार उन्हें पेरियार बनाने पर मजबूर कर रही है।
अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देने वाले इस बयान को लेकर विपक्ष के कई लोगों ने इस बयान की आलोचना की है। नमक्कल शहर में डीएमके के स्थानीय निकाय कार्यकर्ताओं के लिए एक कार्यक्रम में बोलते हुए राजा ने कहा, हम केंद्र से हमें स्वायत्तता प्रदान करने का आग्रह करते हैं। तमिलनाडु को राज्य की स्वायत्तता मिलने तक हम अपनी लड़ाई नहीं रोकेंगे। उन्होंने कहा कि उनके वैचारिक नेता पेरियार ने भारत से अलग तमिलनाडु की वकालत की। हालांकि हमने लोकतंत्र और भारत की एकता के लिए उस मांग को अब तक अलग रखा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से आग्रह करता हूं कि हमें इस मांग को पुनर्जीवित करने के लिए मजबूर न करें। कृपया हमें राज्य की स्वायत्तता दें। उन्होंने कहा कि केंद्र ने आर्थिक और साथ ही रोजगार के अवसरों के मामले में भी तमिलनाडु को नज़रअंदाज किया है। जब तक हम भारत में हैं, तमिलों को कोई आर्थिक विकास नहीं मिलेगा और न ही नौकरियों में कोई हिस्सा होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश पुलिस से कहा है कि वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई करे। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले बीजेपी के निलंबित नेता नूपुर शर्मा के बारे में ट्वीट किया था। आयोग का कहना है ये ट्वीट उकसाने वाला और नफरत फैलाने वाला है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते नूपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए काफ़ी तल्ख टिप्पणियां की थीं और उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा था। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को ट्वीट करते हुए कहा था कि सिर्फ मुख को नहीं, शरीर को भी माफी मांगनी चाहिए और देश में शांति और सौहार्द बिगाड़ने की सजा भी मिलनी चाहिए। महिला आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री का ये ट्वीट नूपुर शर्मा के खिलाफ नफरत और धार्मिक समूहों के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि इस ट्वीट की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और उत्तर प्रदेश पुलिस को पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी के कथित तौर पर बीजेपी आईटी सेल के पूर्व प्रमुख होने की खबर के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर सांप्रदायिक विभाजन और नफरत को बढ़ावा देने वाली पार्टी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आपराधिक तत्वों का इस्तेमाल अपने सांप्रदायिक विभाजन के एजेंडे को बरकरार रखने और उसे आगे बढ़ाने के लिए कर रही है। महबूबा ने बीजेपी पर यह हमला तब किया है जब जम्मू कश्मीर में रविवार को पकड़े गए लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों में से एक तालिब हुसैन का संबंध कथित तौर पर बीजेपी के साथ था और वो जम्मू कश्मीर में बीजेपी आईटी सेल का प्रमुख रहा था। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 11 जुलाई को शीर्ष अदालत के फिर से खुलने के बाद इस पर सुनवाई करेगा। जस्टिस इंदिरा बनर्जी एंड जेके माहेश्वरी की वेकेशन बेंच ने कहा, याचिका को अगले हफ्ते उपयुक्त बेंच के सामने लिस्ट किया जाएगा। बता दें कि 14 जून को घोषित अग्निपथ योजना में 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को 4 साल के कार्यकाल के लिए भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें से 25% युवाओं को ही आगे के लिए नौकरी पर रखा जाएगा और बाकियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस योजना के ऐलान के बाद ही कई राज्यों में इसको लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्यहिंदी.com।